अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। दूसरा वनडे और पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बड़ी बात है। काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था ताकि दूसरी टीमों को रिस्ट्रिक्ट करे, और जब भी टॉस जीत रहा था हम देख रहे थे कि पहले बॉलिंग कर रहे थे और ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड बॉलिंग से कतरा रहा था। आज अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ली। ज़रा टेस्ट करें, अपने नर्व को टेस्ट करें, स्किल को टेस्ट करें। हर जगह आपके लिए मुवाफिक कंडीशंस नहीं होंगी, यानी आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी कि आपने जैसा दिल किया तो वैसी बैटिंग और जब दिल किया तो बॉलिंग। ठीक है, आपने टॉस हारना भी होता है, टॉस जीतना है ये अच्छी चीज़ है, और टॉस जीतकर दूसरी बैटिंग का फैसला चले, मुझे तो बड़ी खुशी है, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। अब ज़रा हम इससे निकल के इस पर तो बात करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता मैच उसके बाद कुछ सवालात थे मेरे अपने भी काफ़ी ज़्यादा आपके सामने, हमने पीसीबी से भी किए, बाकी चीज़ों से भी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक को लेकर बात कर रहे थे, कप्तानी को लेकर रोज़ रोज़ की तब्दीली। एक म्यूज़िकल चेयर अल्लाह अल्लाह करके चेयरमैन की रुकी थी तो कप्तान की शुरू हो गई, और कप्तान की रुकती है तो कोच की शुरू हो जाती है। रोल ऑफ हेड कोच आकिब जावेद साहब, उनका रोल, और तीसरी शख्सियत जिनके हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है 2-3 दिन से हम कर रहे हैं, उनका रोल, और फिर ज़रा डिटेल डिस्कशन के हुसैन तलत कैसे आ गए टीम में, क्या करते थे हुसैन तलत, डोमेस्टिक कैसी गई उनकी, और उसके बाद हसन नवाज़ क्या परफॉर्म कर रहे हैं जो मुसलसल टीम का हिस्सा है, मोहसिन नकवी साहब, उनका रोल बतौर चेयरमैन, और चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे। बाबर आजम को आज डिस्कस बड़ा ज़रूरी है करना, क्योंकि आज जो शख्सियत हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो बाबर आजम के बगैर डिस्कशन का ना हमें मज़ा आएगा ना सुनने वालों को मज़ा आएगा। तो बड़ी डिटेल बात होगी जी। हसनैन लियाकत साहब ने आज बड़े अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हसनैन। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। शाकिर अब्बासी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें मुस्तफ़ा हसन ने ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। हसनैन साहब, एक तो बड़े दिन हो गए, ऊपर से बाबर आजम फॉर्म में आ गए, एक टेस्ट की 50 और उसके बाद एक T20 की 50। हाँ, पहले वनडे में कुछ नहीं हुआ, पर बॉल कनेक्ट बड़ी प्यारी हुई थी, स्पिनर को चौका बड़ा अच्छा लगा था, तो दिल तो बड़ा खुश हुआ होगा। अरसलान साहब, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, दिल यकीनी तौर पे खुश होता है कि जब आपका कोई भी प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म करे। बाबर आजम के साथ हमारा मसला ये था कि वो जिस ज़माने में खेल रहे थे वो स्ट्राइक रेट के साथ ना T20 क्रिकेट को जस्टिफाई कर पा रहे थे, ना अपने आप को ODI में जस्टिफाई कर पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने आखिर में कहा कि वो अभी तक ODI में तो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन T20 का जो उनका नॉक था डैट वाज ए विनिंग नॉक बाय द वे, और वो एक ज़बरदस्त नॉक था जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उसके बाद वो टॉप रन्स गेटर भी हो चुके हैं। अगर वो रन्स करते हैं, वो स्ट्राइक रेट अच्छा करते हैं और वो पाकिस्तान टीम में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें तब आता है जब उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता, जब वो पाकिस्तान की विन्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते और जब अपने लिए खेलते हैं। क्योंकि हम अक्सर इस चीज़ को, मैं तो इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि उनकी उस ज़माने में ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं बनती थी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे ओपनिंग के अलावा इनको छुपाएंगे कहाँ पे। जिस तरह आजकल एक डिबेट है कि आपके सलमान अली आगा की शायद T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो कि आपकी टीम के कप्तान है। सो उस ज़माने में ये था कि दोनों आते थे, थोड़ा सा स्लो क्रिकेट खेलते थे। अब रिजवान से तो शायद आपकी जान छूट चुकी है, लेकिन बाबर आजम जिस जगह पे खेल रहे, अगर उनके साथ साइम अयूब होंगे या फिर दूसरे एंड पे साहिबजादा फरहान होंगे जो कि तेज़ खेलने वाले, तो बाबर आजम की जगह आज भी टीम में बनती है। लेकिन जब बाबर आजम और सलमान अली आगा ही होंगे, 200-250 रन चेस करना होगा, तो फिर सवाल खड़े होंगे कि कौन किस तरह से, किस इंटेंट के साथ खेलता है, किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। क्या कहेंगे शाकिर, बाबर आजम रिजवान, बड़ी डिबेट चल रही है लंबे अरसे से दोनों को लेकर। देखें, बाबर आजम जो क्रिकेट खेल रहे थे वो क्रिकेट का ज़माना गुजर गया था, और इसीलिए हम चाह रहे थे कि वो अब या तो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करें या फिर उनसे मॉडर्न डे क्रिकेट छुड़ा दी जाए, फिर उन्हें टेस्ट या लॉन्गर फॉर्मेट में रखा जाए। और यही हमारा मसला था। बाबर आजम को आपने निकाला, जिस बुनियाद पे निकाला वो यही थी कि उनका इंटेंट नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। टीमें अब 250-250 स्कोर कर रही हैं और हम 160-170 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसी पे उनको निकाला। वापस क्यों लाया? सिर्फ अपना जो अपनी नाकामियां और जो एक प्रेशर था ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर आजम का ब्रांड है, उस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। वो एक उसको वापस ला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऊपर आया हुआ वजन जो है वो उसको डाइवर्ट किया है, डाइवर्जन लगा दिया है कि इस तरफ लोग जाएं, हमें डिस्कस करना छोड़ दें। हमारी जो कोताहियां, हम जो बिल्कुल इलॉजिकल किस्म के जो हम कैप्टनसी के फैसले कर रहे हैं, एक बंदा जिसकी T20 में जगह ही नहीं बनती, आप उसको T20 का कैप्टन बनाते हैं। जिस शख्स की जो अचीवमेंट है एज अ कैप्टन वो T20 में है, वो 3 ट्रॉफियां आपको PSL में T20 फॉर्मेट में जिताता है। आप उसके हवाले से माजी में बात कर चुके हैं कि उसके फास्ट बॉलिंग का लोड मैनेज करने के लिए उसे ज्यादा नहीं खिलाना, उसको वनडे का कैप्टन बना देते हैं। ये सारी चीजें जब
कर रहे हैं, इस पे अब जब आपको जो है वो तनकीद आती है, जो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए बाबर आजम को इन ले आते हैं। बाबर आजम एक ब्रांड है पाकिस्तान का, बाबर आजम एक क्लास है। 21-22 में हम देखते थे यार कि वो लड़का जो शॉटें खेलता है, जो उसकी गेम है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। आपने उसको कैप्टन बनाकर उसके ऊपर लोड डाल के उसकी वो तबाही की। बाबर आजम का नुकसान तो नहीं हुआ उसका, लेकिन लॉन्गर मतलब अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है। हमारा इतना क्लास का प्लेयर आपने कैप्टनसी के बोझ तले दबाकर अपना वजन भी उस पर डालकर जो है वो उसको जाया किया। आपने निकाला, बनता ये था कि जाके डोमेस्टिक खेलता, डोमेस्टिक नहीं खेलता तो जाके उसको आप काउंटी खेलता, रिपोर्ट अपने खर्चे पे भेज देता, काउंटी छोड़े जी, क्रिकेट ही छोड़ देता, थोड़े दिन यूरोप में बीचों पे जाके घूमता फिरता, फैमिली के साथ वक्त गुजारता, दोस्तों के साथ चिल करता, शायद वो अपना माइंड। देखिए बाबर की क्लास तो अपनी जगह मौजूद है, बाबर की जो क्लास है वो गॉड गिफ्टेड है, उसने कोई सीखी नहीं है, अल्लाह ने उसको ये दी हुई है, लेकिन यहाँ से तो उसको प्रॉब्लम है। जब तक ये जो उसकी सुइयां अड़ी हुई है किसी खास बॉक्स में है, आज भी उसे आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप जितनी अच्छी बॉलिंग कराएंगे वो वहां से आपको बेहतरीन कवर ड्राइव, लव दैट ड्राइव जो उसने पिछले दिनों में मारी, लेकिन उस रॉन्ग वन का क्या करेंगे जिसपे वो पकड़ा जा रहा है? वो कहीं से तो फंसा हुआ है ना। अब टीमें जो उसके खिलाफ आती हैं वो उसको सारी ऑफ स्टंप और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करा के चौके तो नहीं खाएंगी, उनके पास 2 चौके मरवा खा के तीसरी पे आउट करने का ऑप्शन है। जब बाबर फंसा, तो मैं समझता हूँ कि बाबर को आप रिलैक्स करें, टीम में वापसी आप लाएं। उसूलन मेरिट पे किसकी वापसी बनती थी? अगर आपको वाकई कोई बैटिंग में सस्टेनेबिलिटी लानी थी, आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, तो फिर उसका ऑप्शन था 2 वजूहात की बिना पर रिजवान आना चाहिए था। पहली बात यह है कि वो जाके T20 खेल रहा था, लीग्स में परफॉर्म कर रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने हारिस की नाकामी पर उसको निकालना था, तो अल्टीमेट। अच्छा एक और चीज शाकिर, हारिस को निकाला तो हम लाए फिर क्या? मैं जरा इस पर बात करूंगा। एक वादे का प्लेयर जिसको वादा पूरा करने के लिए हमने खिला के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है उस्मान खान। अच्छा हुसैन तलत आज चेंजेस किए, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े सीनियर क्रिकेटर मान ही नहीं रहे थे हमारी बात। मैं तो कह रहा था कि अगले मैच में चेंजेस होंगे, और जो चेंजेस बताए थे कमोबेश वही हुए, कोई एक आधा रह गया लेकिन कमोबेश वही हुए। पर मैंने तो कहा था कि फ़हीम अशरफ भी खेलेगा, वसीम जूनियर को भी मौका मिलने जा रहा है, वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे विनिंग कॉम्बिनेशन जाएगा। तो आते हैं ज़रा इस पर बात करते हैं कि 3-4 आप पेसर्स के साथ उतरे हुए हैं आज मैच में, और स्पिनर नवाज और साइम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे ब्रेक के बाद। तो फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। और इससे पहले कि हम ज़रा डिटेल डिस्कशन मैच पे करें, पहले ज़रा इस मामले को भी निपटा लेते हैं। मुस्तफा, 2 हज़रात की एक बात बड़ी दुरुस्त है कि उनका ही मानना है कि एक कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट और कोई रीज़न नहीं थी, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, जब खेलेगा स्कोर करे, इम्प्रोवाइजेशन करेगा तो सबको एक्सेप्ट। मुझे फ़हीम अशरफ एक्सेप्टेबल है, मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूँ उनका, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ डूइंग गुड वर्क, वो बड़ी ज़बरदस्त जॉब कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी अब जगह बनती है। पहले शायद ना बनती हो, लेकिन अब उनकी बनती है। मेहनत कर रहे हैं, नवाज मेहनत कर रहा है, उसकी जगह बनती है। अच्छा लग रहा है, आप स्कोर करें, आप आउट करें, आपकी जगह बनेगी। बाबर को लेके ख्याल है शाकिर का कि कहीं ब्लॉक हुए हुए किसी मामले में शायद कैप्टेंसी ले लो दे दो, इस चक्कर में फंसाकर एक अच्छा प्लेयर ज़ाया कर रहे हैं। देखिए शाकिर की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर पाकिस्तान टीम में किसी की जगह बनती थी तो बाबर से ज़्यादा रिजवान की बनती थी। अगर आपने बाबर को स्ट्राइक रेट की वजह से बाहर निकाला तो रिजवान की क्या वजह बनी? रिजवान का तो स्ट्राइक रेट अच्छा था, रिजवान का तो एवरेज भी अच्छी जा रही थी, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। 1-2 मैचेस अगर सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, और फिर अगर विकेट कीपिंग की बात करते हैं तो आपने हारिस की रिप्लेसमेंट लानी थी, तो आपकी जो पहला हक बनता था वो रिजवान का बनता था। लेकिन आपने जो अपने ऊपर से बर्डन जो हटाना था, तो आपने चलो का एक को कर देते हैं, बाबर को ले आते हैं। और बाबर की क्योंकि फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बाबर का सोशल मीडिया स्ट्रांग है, फिर जब अपने ग्राउंड में आता है बाबर, तो आपने वो भी देख लिया कि कैसे बाबर के लिए शायकीन जो है क्रिकेट पाकिस्तान के जितने भी लवर्स हैं, फैसलाबाद में आए, फिर पिंडी में आए, फिर लाहौर में हमने देखा, तो अपने ऊपर से एक बर्डन हटाने के लिए बाबर आजम को टीम में ले तो आए, लेकिन असल हकदार जो था वो मोहम्मद रिजवान था। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद रिजवान की एवरेज या मोहम्मद रिजवान की अगर साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस देखें, अगर देखें सबसे ज्यादा रन जो बनाए वो 465 तकरीबन रिजवान ने बनाए, लेकिन उसके बावजूद वापस आए जी बाबर आजम। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जो हमारे साथी हैं इनकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाबर आजम की क्लास जरूर है, बाबर आजम का नाम जरूर है, बाबर आजम अच्छे प्लेयर जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर हम हक की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में पहली जगह जो बनती थी मोहम्मद रिजवान की बनती थी, बजाय कि उस्मान खान को लाते हैं आप सिर्फ अपने वादा पूरा करने की। जी उसने नेशनलिटी छोड़ी है तो उसकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपने बस उसको खिलाना है। हमने क्योंकि उससे नेशनलिटी छुड़वाई है तो नेशनलिटी उसने अपनी सोच समझ के तहत छोड़ी है, हमारे या पीसीबी या किसी के कहने पर नहीं छोड़ी होगी, यकीनी तौर पर उसका एक सोच होगी अपनी। पाकिस्तान टीम के खेलना हर किसी का ख्वाब होता है।
तो अगर वो उसको मौका दिया, उसने नहीं परफॉर्म किया, तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि हमारी वो लाइबिलिटी बन जाएगा, हमारा उसको खिलाना या बन पाकिस्तान तो टीम में गया। रखना लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए इसको। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं अपनी उस चीज़ों को करते हुए कवर कर रहा है कि जी हमने उसे यूएई से छुड़वाया तो पाकिस्तान ले आए हैं। फिर बाबर की अगर हम बात करते हैं, नो डाउट वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, कवर ड्राइव अच्छे मार, लेकिन एक दो कवर ड्राइव हमें क्या फायदा मिलता है? उसने पिछले मैच में एक चौका मार लिया, अच्छा चौका है नो डाउट, लेकिन रन तो 4 ही मिलेंगे ना, पूरे मैच में फायदा तो नहीं हुआ। ठीक है, उसने एक 50 बना ली, T20 में एक विनिंग नॉक खेला, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, चले दोनों में से किसी एक ने ले ही आए, तो अगर आप बाबर को भी नहीं लाते तो आपने एशिया कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख ली, बाबर के बगैर पाकिस्तान टीम क्या थी? अगर तीसरा वनडे जो बाबर ने जिसमें 50 की है, अगर मैं आपको गारंटी से मैं कहता इस हूं पे अगर बात बाबर करूंगा आज, मैं इस पे बात कि करूंगा मुश्तबा कि हमने एशिया कप में तो बगैर बाबर के खेला, फिर वो स्ट्राइक रेट और ये सब का आ गया, फिर तो सब कुछ चैन भी आ गया, और हालात हमने एशिया कप से पहले भी देख लिए थे। अफगानिस्तान से हम ट्राई नेशन सीरीज में भी मैच हार गए, बांग्लादेश गए तो वहाँ भी हार गए, वेस्ट इंडीज़ गए तो वहाँ परेशानी का शिकार रहे, आखिरी बॉलों पे मैचेस जीतते रहे, और फिर एशिया कप आपके सामने तगड़ी टीम आई तो हार गए, उसमें तो बाबर नहीं था। अच्छा, रॉन्ग आउट होने वाली अभी एक बात कर रहे थे, शाकिर कुछ कहना चाह रहे थे आप इस पे? अच्छा, शाकिर साहब क्योंकि हमारे सीनियर हैं तो उन्होंने कहा कि रॉन्ग वन के ऊपर बाबर आजम क्यों आउट होते। हमने शाकिर साहब की क़यादत में ये सारी साफत की है, इनको देखते हुए हम बड़े हुए, तो अगर शाकिर साहब और मैं किसी वर्ड पे फंबल करते शाकिर हैं, आपको देखकर ठीक है? बड़े हुए हैं, हाँ, ये definitely। नोटिस रखना है शाकिर आपने। नहीं, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि शाकिर साहब और मैं अगर एक वर्ड पे फंबल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम शीशे के सामने अपने घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो हम जब अरसलान खोकर के शो में आएंगे या किसी भी XYZ शो में जाएंगे, हम फिर फंबल करेंगे। वो फंबल हमारा इसी शो में ख़त्म होना था। मसला बाबर आजम के साथ ये है कि बाबर आजम एक बड़ा क्लासिकल प्लेयर है, बाबर आजम रॉन्ग वन के ऊपर आउट हो रहा है। बाबर आजम गलती क्या कर रहा है? बाबर आजम दिन से लेके रात तक नेट्स करता है, लेकिन नेट्स जो है वो आपको उस तरह से तगड़ा खिलाड़ी आपकी गलतियों के ऊपर वो आप काम नहीं कर सकते जिस तरह से आपके सामने 11 खिलाड़ी खड़े होंगे। मैच तो प्रैक्टिस आप सर, जब वहां पे सिंपल मैच प्रैक्टिस। बाबर आजम में मेरा ख्याल है कि स्टारडम बहुत ज्यादा आगे, आज की भी बात कर रहा हूं, वो अपने आप को विराट कोहली से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं, क्योंकि विराट पे जब इस तरह का टाइम आया था तो विराट रणजी ट्रॉफी खेलने गया, उससे भी लो कैडर की ट्रॉफी उससे खेली और अपनी जो ग्रे एरिया से उनके ऊपर काम किया। बाबर आजम नेट प्रैक्टिस तो कर रहे, शॉट्स भी उनके काफी ज्यादा हमें इंप्रोवाइज नजर आए, लेकिन जिन गेंदों पे आउट हो रहे हैं, जब तक उनके सामने वो माहौल नहीं होगा, वो 11 खिलाड़ी नहीं होंगे, मिड विकेट नहीं होगा, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और स्क्वायर लेग और इधर फाइन लेग के ऊपर बंदा नहीं खड़ा होगा, तब तक बाबर आजम अपनी गलतियों के ऊपर उस तरह से काम नहीं कर सकते, ना ही सीख सकते। वो जितना नेट प्रैक्टिस कर ले, जो कुछ कर ले, जब तक वो माहौल में नहीं जाएंगे, चाहे काउंटी खेल लो, चाहे कायरज़म ट्रॉफी खेल लो, चाहे हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेल लो, उस माहौल में ही जाके आपकी वो गलती रेक्टिफाई होगी। मैच प्रैक्टिस शाकिर, मैच प्रैक्टिस को लेके और प्रैक्टिस को लेके नेट प्रैक्टिस को मैंने बिल्कुल आसान लफ्जों में जिसको नहीं समझाना कहते उस तरह समझा दिया है कि आप घर में शेर होते हैं, लेकिन आप जब मैदान में खेल रहे होते हैं, जहाँ की गलतियां हैं ना, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आप पब्लिक में बोल की पब्लिक स्पीकर अच्छे बनेंगे। आप घर में तो शीशे के सामने तकरीरों से नहीं उतने अच्छे डिबेटर बन सकते। तो बाबर आजम को हमारा रोला ये है सारा मसला यार कि स्टार्टअप जब हमारे अंदर घुस जाता है तो हमने सीखने की सलाहियत भी खत्म हो जाती है हमारे अंदर। हम अपने आप को अक्ल समझना शुरू कर देते हैं। हमारा इशू, हम जब बाबर की बात करते हैं तो सोचते हैं शायद हम बाबर की मुखालिफ हैं, हम बाबर को बचाना चाहते हैं। बाबर एक एसेट है, बाबर नहीं मिलना हमें दोबारा, मैं सच कह रहा हूँ। इसको बचाने का तरीका यह है कि आप बार बार उसको एक्सपोज करके मार देंगे। आप उसको उस दलदल में खड़ा कर दिया जहां वो पाँव मारता है तो और अंदर धंस रहा है, उसको उठा के खुश्की पे रखें। हम ये चाहते हैं कि बाबर को थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के उस प्रेशर से निकालें, या तो उसको डोमेस्टिक पाबंद करें, खेले, उसको वही पैसे दें जो आप मैच फीस आपको इंटरनेशनल देते हैं ना, उसको पैसों का मसला तो डोमेस्टिक खेलने की भी फीस वही दें उसको। नहीं डोमेस्टिक खेल रहा, काउंटी चला जाए, चिल करे वहां, थोड़ा सा अच्छा खेले, कुछ नहीं करता तो बिल्कुल चला जाए, जाके ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां गुजारे, गोल्फ खेले, ताकि वो एक खास माइंडसेट में एक बॉक्स में फंसा हुआ है, उस बॉक्स से उसको निकालेंगे तो वो बाबर आजम हमें वही चाहिए जो 2021-22 का बाबर आजम था, जिसको देख के रश्क आता था। वो बाबर आजम के अंदर वो चीज मौजूद है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही। एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर शाकिर, चूंकि लंबा अरसा आप हो गए, हसनैन में हम सारे, आपने तो हार्डकोर क्रिकेट को कवर, यहाँ कोचिंग स्टाफ है लंबा चौड़ा हमारा, और आकिब जावेद भी कोच बने फिरते हैं, सारे कोच हैं, मतलब कोई भी पीछे नहीं रहा अपनी कोचिंग से। इमरान फरद भी कोच बन गए बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और बाकी भी। तो ये जो कोचिंग स्टाफ है, जो टीम मैनेजमेंट है,
जैसे वहाँ मैनेज होता है। 2012 से विराट कोहली ने भी नहीं खेली थी भाई डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, उन्हें समझ आई 2024 के एंड पे, उन्होंने कहा यार अब शायद थोड़ा सा विराट कोहली की फॉर्म जा रही है, क्योंकि एज हो गई है तो थोड़ी सी खेल लेंगे तो सही। उन्होंने बहुत नहीं खिलाई, 2 ही मैच खिलाए, लेकिन खिलाए उन्होंने। रोहित शर्मा को भी खिलाया, 2012 के बाद रोहित शर्मा भी नहीं खेले थे। तो ये चीज़ें, हमारी कोचिंग का कितना रोल है, क्या रोल है कोई या नहीं है? यकीनन कोचिंग का रोल है, लेकिन आप सीखना चाहें तो तब रोल है ना। देखें अब इमरान फरद या के सामने बाबर आजम क्या उससे सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। वो बाबर आजम उससे बड़ा प्लेयर है, बड़ा स्टार है। सीखने का अमल तब शुरू होता है जब आप दिमाग से ये तस्लीम कर लेते हैं कि मुझे सीखना है। जब ये कहें कि नहीं मेरे में मसला ही कोई नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं, वो कैसे आप सीखेंगे? और दूसरा, सीखने से ज्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये मिलियंस ऑफ रुपीज की जो तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, उनको तनख्वाहें इसीलिए देते हैं कि प्लेयर्स को मैनेज करें उनको। अगर वो की प्लेयर की परेशानी में है, मुश्किल में है, आप बीमार होते हैं तो आपको रेस्क्यू करते हैं लोग, फैमिली के लोग करते हैं, डॉक्टर करते हैं। आप खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। ये काम बहरहाल लोगों का है जो वो काम नहीं कर पा रहे, और उल्टा वो फिर इसी को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाते हैं अपने ऊपर। आने जब प्रेशर आता है तो फिर बाबर आजम को टीम में ले आते हैं कि लोग इधर मुड़ जाएं, यार बाबर को इस्तेमाल कर लो। तो ये ज्यादती हो रही है, और ज्यादती बाबर के साथ तो हो रही है। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा दुख यह है कि बाबर में ये सलाहियत, कैपेसिटी नहीं है, मेंटल एबिलिटी उसकी जो है ना सोच और अप्रोच उतनी नहीं है कि वो ये समझ सके कि मेरे साथ मसला क्या, मुझे क्यों इसका हल किया और मैं कैसे इससे निकलूंगा। ना वो उसको खुद इदराक है, और ना उसको ठीक करने वालों में ये नीयत है, ना बिल है कि वो बाबर को बचाएं। पाकिस्तान उसका भी बहुत क्रिकेट बाकी है, उसकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। बाबर वाज ऑन द पाथ टू बिकम ग्रेट। कोहली शोली भी हम भूल जाते अगर बाबर उस सिमत में रहता, लेकिन हमने सर एक उसको खराब महदूद किया है। अंदाजे के मुताबिक एशियन प्लेयर्स, उनकी फिजिक, उनकी हेल्थ को लेकर 8 से 10 साल क्रिकेट, 8 तो बिल्कुल महदूद है, 10 साल क्रिकेट रियलिटी में उसकी बाकी है, और 10 साल में बाबर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन वही बात जो आपने अभी कही, वो मैं बाकी दोस्तों से भी पूछता हूँ। मुश्तबा रोल, ये जो कोचिंग स्टाफ है, ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले मेंटोर्स भी लगा दिए थे, 2 अभी वही हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, बेशक मेंटोर हो या ना हो, लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं। आकिब जावेद साहब हैं, अलीम डार तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आते। असद शफीक का मैंने खुद पता किया है कराची में कि वो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड तो बन गए, लेकिन वहाँ जाते ही नहीं है वो। देखिए पाकिस्तान टीम, जैसे अभी शाकिर ने बात की कोचिंग के हवाले से, इमरान फरद की मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा जैसे आप 5 क्लास के बच्चे को कहें कि आपने 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। तो फरद और बाबर की तो ऐसी ही मिसाल है कि इमरान फरद का और बाबर आजम का, बाबर का दुनिया में एक नाम है, इमरान फरद को तो जब उनका कैरियर था तो टीम में जगह बनाना एक वक्त में मुश्किल था। तो बाबर तो एक डिफरेंट क्लास का प्लेयर है, उसको अगर आपने सिखाना है तो आप अगर इमरान फरद सिखाएंगे तो जाहिर है डिग्रेड करने वाली बात है बाबर आजम के लिए, मैं जरूर कहूंगा ये। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान टीम के आजकल जो हालात है, जैसे मैनेजमेंट के हालात है, तो उसमें तो हो सकता है कल आपको भी कॉल आ जाए, अरसलान भाई आप आए पाकिस्तान टीम के लिए, सेलेक्टर बन जाए, कोशिश कर ले, एक अच्छी आपने खबर दी और पाकिस्तान टीम में आपने मैनेजमेंट में जगह बना देंगे। तो आजकल देखा जाए तो फोकस जो है वो क्रिकेट से ज्यादा अपने जो इमेज को है उसको बेहतर बनाना है। मोहसिन नकवी जब से आए हैं तो उनका बस यही है कि बस क्रिकेट हमारी ऊपर जा रही है। हालांकि जो एक्चुअल बात है वो आप मैच या बांग्लादेश से जीतते हैं, या आप श्रीलंका से जीतते हैं, या आप जिम्बाब्वे वगैरह टीम से जीतते हैं, लेकिन यही बात सलमान अली आगा हमेशा कोट करते हैं जी, जब से मैं कप्तान बना तो हमारी परसेंटेज अच्छी चल रही है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि आप मैच कैसे जीते हैं। इंडिया से आप हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप हारते हैं, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से आप बड़े बड़े मैच टीमों से मैच हारते हैं, लेकिन छोटी टीमों से आप हमेशा जीत कर अपने आप को कहते हैं जी हमारी क्रिकेट अच्छी जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं। दूसरी बात करता हूँ अगर मैं सलमान अली आगा बतौर कप्तान की, तो हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर था, उनका कैरियर अगर मैं कहूँगा खत्म होता है या किसी वजह से अभी उनको टीम से निकाल दिया जाता है, तो उसका सबसे बड़ी जो वजह है वो सलमान अली आगा का बैटिंग ऑर्डर है। वो बतौर कप्तान अपने 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 लिए दूसरे एक प्लेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हसन नवाज एक ऐसा टैलेंट था जो मुझे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद कोई हार्ड हिटर मिला है, ऐसा प्लेयर मिला है कि हमें लगता था कि चलो अफरीदी नहीं है तो अफरीदी का थोड़ा सा उसका करीब करीब कोई प्लेयर हमें नजर आ रहा था, लेकिन खैर टीम ने, मैनेजमेंट ने उसको कप्तान बना दिया सलमान अली आगा को, और सलमान अली आगा ने आके जहां अपना तो कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन एक अच्छे प्लेयर का कैरियर जरूर तबाह किया। इसके अलावा पाकिस्तान टीम में अभी हो क्या रहा है, बाबर आजम वापस ले आए हैं, ठीक है, कोशिश उम्मीद ये करते कि परफॉर्मेंस नहीं होगी, जो शायकीन क्रिकेट थे उनका हम बता देंगे जी इस वजह से हमने टीम से बाहर निकाला था, लेकिन बाबर आजम कहीं ना कहीं एक मैच में 50 कर गया, टेस्ट मैच में, फिर T20 में परफॉर्म कर गया। अभी 2 वनडे बाकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आज भी
एक वनडे है, तो देखते हैं कि बाबर आजम आखिर वो 100 जो अभी तक काफी अरसे से ड्यू है बाबर आजम के लिए, एक सेंचुरी और उसके बाद बाबर आजम ने वही अपना जो एक खोया हुआ मकाम था वापस ले लेना। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा सकता हूँ कि बड़े प्लेयर्स को सिर्फ एक अच्छी इनिंग चाहिए होती है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात की शाकिर भाई ने कि पाकिस्तान जो बाबर आजम है उनको खेलना चाहिए था, उनको वो कॉन्फिडेंस वापस चाहिए। सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेलेंगे तो वो अपना जो खोया हुआ फॉर्म है, जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस खोया हुआ था, वो यकीनी तौर पे वापस आ जाएगा उनका। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, इस कैलिबर के प्लेयर हैं। विराट कोहली को हमने देखा कि 2-3 साल तकरीबन वो सेंचुरी के बगैर उसने गुजारे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके जो इंडिया उसके जो पीछे बोर्ड भी था। नहीं वो एक वो डिफरेंट मामला पता क्या था सेंचुरी मुस्तफा? ये भी थी ना अरसलान साहब, सॉरी टू कट यू, वो सेंचुरी नहीं लगा रहे थे लेकिन 97 मैं यही बात कर 80 रहा हूँ, 90 वो 88 ये लगा रहे थे। नहीं 70 80 90 नहीं ये भी मैं 97 इस पे भी सर था मैं इस पे बहस कर लेते हैं, मैं और आप आ जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि विराट कोहली मेजर मैचेस में 40 50 60 करके मैचेस भी जितवा रहे थे। हाँ वो सेंचुरी नहीं कर रहे थे लेकिन उसके अंडर वो स्कोर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर कर रहे थे, ये बात। अच्छा दूसरा वहां छुपने के लिए क्या था, वहां रोहित शर्मा था, छुपने के लिए जडेजा था, पांड्या था, बड़े लोग थे, उनको परवाह ही नहीं थी ना। यहां तो हमें परवाह है। एक ब्रेक लेता हूं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं हसनैन फौरी तौर पे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे हसनैन प्लीज, कोचिंग पे पहले आप थोड़ी सी बात। अच्छा वो शाकिर साहब की और मुश्तबा साहब की जो कोचिंग वाली बात थी ना, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारे मिकी ऑथर भी कोच रहे, कोई इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी। डे वॉटमोर जैसे कोचेस भी आपके सामने। इवन मैं अगर आपको बताऊँ कि 2011 में आप देखें गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो मैं आज भी समझता हूँ कि गैरी क्रिस्टन छोटा प्लेयर था, तेंदुलकर उससे बड़ा प्लेयर था। मसला है सीखने का अमल। आपके रमीज़ हसन राजा साहब के दौर में उन्होंने आके बाबर आजम को और शाहीन शाह अफरीदी को ये बताया कि आप बहुत बड़े ब्रांड हो, आपने तो बस क्रिकेट खेल लिया और अब आपने आगे की तरफ देखना है, इधर उधर की आवाज़ों पे कोचेस के ऊपर आपने किसी किस्म के यकीन नहीं रखना। क्योंकि आपको याद है उस वक्त कोचिंग स्टाफ में हमारे बड़े करीबी एक दोस्त भी थे, न्यूजीलैंड में हमारी टीम मौजूद थी। असद शफीक को अब्दुल्ला शफीक को कुछ सिखाने की कोशिश की गई, तो अब्दुल्ला शफीक को सिर्फ हफीज़ ने इतना कहा कि यार ये तो नवाब है, और वो सारी खबरें जो है वो लाहौर तक पहुंची हैं। इसी तरह से मेरे एक इंटरव्यू पे एक बड़े क्रिकेटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा यार कैमरा आपका बंद है, मैंने कहा बंद है। तो मैंने उनसे एक बॉलर की पूछा, मैंने कहा इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? कहता है यार इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक दिन उसको कहा कि 2 बजे आके प्रैक्टिस कर लो। उसने कहा 2 बजे मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं तो बाबर आजम और रिजवान के साथ 5 बजे प्रैक्टिस करता हूँ। ये उस जमाने की बात है जब मोहब्बतें बहुत ज़्यादा होती थी। सो इस टीम के माहौल को ख़राब किया गया, और इस टीम के माहौल को इसी वजह से ख़राब किया गया कि इन प्लेयर्स को ख़राब करें। शाकिर साहब ने एक बात कही है, प्लेयर पावर तोड़ने के लिए टीम ही तोड़ दी। एक बात कही है कि कोई इस वक्त नहीं चाहता कि बाबर आजम वापस फॉर्म में आए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी बज है बाबर आजम की। अगर बाबर आजम 4-5 हजार रन बना गया तो आपकी जो 92 वाली लॉट है, 99 वाली लॉट है, ये रोना स्टार्ट हो जाएगी, इनके स्टारडम खत्म हो जाएगा, इनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा स्टार बाबर आजम बन जाएगा। तो कौन चाहता है बाबर आजम रन करे? कोई नहीं चाहता। सिर्फ हमारे जैसा बंदा शायद चाहता होगा, हमारे जैसा बंदा उनको मशवरे दे रहा होगा। अदरवाइज इन स्टार्स की जिनकी दुकानें लगी हुई, ये तो नहीं चाहते कि बाबर आजम के रन हो। मुझे इसमें आपने एक चीज ऐड करनी है, रोल ऑफ आकिब जावेद और माइक हसन। देखिए आकिब जावेद का तो रोल वही है कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वाला जो एक जुमला है ना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी इस वक्त सेटिंग अच्छी है, वो मोहसिन नकवी साहब को अच्छी रिपोर्ट देते हैं। और मुश्तबा साहब ने जिस तरह कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जब कहते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी जा रही है, वो इसी वजह से कहते हैं कि वो अच्छे जा रहे हैं। बेसिकली ग्राउंड इधर से भी उनकी ट्वीट आ जाती है, एक साफ़ी इधर से ट्वीट कर देता है, एक साफ़ी इधर से ट्वीट कर देता है, ठीक है जी, वाह वाह हो रही है मोहसिन नकवी साहब की, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की क्रिकेट सही जा रही है। आकिब जावेद, देखिए जी, आकिब जावेद साहब इस वक्त जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में गए ना, तो जिस वक्त उन्होंने ये इशारा दिया था कि मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाऊंगा, मेरे उस वक्त के क्लिप्स उठा के देख ले। मैंने कहा था ये अब दिहाड़ी लगाने के चक्कर में जो उधर चला जाता है ना, वो कहता है यार बस ठीक है, मेरे ऊपर से ये सिलेक्शन वाला, ये कोचिंग वाला, ये वो भी है, लेकिन वो जब जस्टिफाई करने की बारी है तो वो कहते हैं मैं तो वैसे मेरा तो आपने रखा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हूं। सो प्रॉब्लम आकिब जावेद के साथ, या प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के साथ ये है कि आपके सिस्टम में इस वक्त एक ऐसा डाइवर्सिफाइड और वो क्या कहते हैं मुहिब्बे वतन किस्म का आपको बंदा चाहिए जो कि 2-3 साल में आपकी क्रिकेट उठा दे। अदरवाइज अगर इसी तरह हुए दिहाड़ी के चक्कर में सारे हुए तो आपकी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे ही जाएगी। शाकिब हसैन, आपको याद होगा अपनी ये जॉब ज्वाइन करने से पहले आकिब जावेद साहब शो में आए मेरे पास, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप बड़े अच्छे थे वो। जी वो बल्लिक गुफ्तगू करते थे। एग्जैक्टली, और मैंने यही सवाल उनसे किया, शाकिर क्या मेरी इत्तलात के मुताबिक आप किसी बड़े रोल पर जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे पीसीबी में कोई पसंद नहीं करता। मैंने कहा नहीं, पसंद करने वाले आ गए,
लेकिन आप किसी ऐसे रोल पे जाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर आपके हाथ में एक ऐसी कमान होगी कि नए बच्चों को उन्होंने कहा देखना मैं ऐसी लॉट तैयार कर दूंगा माशाअल्लाह। पहले ही साल के आप हैरान और परेशान। ये मेरे पड़ा ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह कबूल जाके फरमाए। देख लें आप लोग सारे, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, वसीम जूनियर को आज हम मौका दे रहे हैं 2-2.5 साल बाद उस बेचारे को, और आज हम कह रहे हैं जी वसीम जूनियर, हुसैन तलत को बार बार 5-7 साल में मौका मिला। कोई हमारे पास ऐसा वजह है, कोई रूल शाकिर आपकी नज़र में कि किसको कब कैसे मेरिट पे मौका देना? नहीं, जिसको चाहे दे देते, जिसको चाहे निकाल देते, कोई मसला ही नहीं। हसीबुल्लाह नहीं मौका मिल रहा, उस बेचारे को नहीं मिलेगा। जब मेरा ख्याल है वसीम जूनियर की जहाँ तक बात है, वसीम जूनियर में वो काबिलियत सलाहियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनता रहे। या ज़ाहिर है थोड़ा फास्ट बॉलिंग के हवाले से जब हमें विकेट्स को ऐसी मिलती हैं, कंडीशन ऐसी होती हैं, तो हमें प्रेफरेंस शाहीन और वसीम को देनी होती है। लेकिन वसीम इज़ ऑलवेज, मैं समझता हूँ कि उसको टीम के साथ उसकी इतनी सलाहियत है कि रखना चाहिए। जहाँ तक हुसैन तलत का ताल्लुक है, लाया उसको इसी तरह गया था कि हमें यार स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है, एशियन विकेट्स पे थोड़ी स्टेबिलिटी देगा। थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज लेवल पे भी जो चीज़ों को एडजस्ट करने का एक कोटा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान अब है के आप बोर्ड में, सही। शायद उस हवाले से भी जो है वो वहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगी उनकी। और थोड़ा हुसैन तलत को बुरा प्लेयर नहीं है। हुसैन तलत एक मीडियोकर सी एक इनिंग्स चाहिए होती है आपको, एक कैमियो वो लगा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। आप लेकिन जब आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है फिर दो एक ही तरह के रोल के प्लेयर प्लेइंग 11 में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज शाकिर ऐड करें, मुझे ये बताएं, हुसैन तलत को जितनी बार खिलाया बॉलिंग तो दी नहीं, करवाते ही नहीं है, तो फायदा क्या है? जिससे रोल ही नहीं लेना, आपने बैटिंग भी उससे पूरी नहीं वही लेनी। जो मैंने बात आपको की ना, जब आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे अगर प्लेइंग 11 बनानी पड़े तो मैं फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत दोनों को नहीं खिलाऊंगा, किसी एक को खिलाऊंगा। क्योंकि जब मुझे फ़हीम अशरफ को खिलाना है और हुसैन तलत को खिलाना है, हुसैन से हमने जो है वो बॉलिंग नहीं करानी, तो मैं उसकी जगह क्यों ना एक प्रॉपर बैट्समैन डालूं, क्यों ना मैं एक प्रॉपर या पिंच हिटर कोई ऐसा हसन नवाज की सूरत वाला कोई चीज़ डाल के कोई अपने पास ऑप्शन तो पूरे रखूं। तो मैं इस सिलेक्शन पे थोड़ा सा बस बात वही है जो मैंने कहा कि कोटा सिस्टम जो फ्रेंचाइजीज का है उनको एडजस्ट करने के लिए ये एक इंडक्शन जरूर है। लेकिन ओवरऑल को इतना मैं उसको कोई इतना सी क्लास रेट भी नहीं करता। वो इतना माड़ा प्लेयर नहीं है, इज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड। लेकिन जब आपके पास फ़हीम अशरफ का ऑप्शन मौजूद है और वो परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुसैन तलत को आप खिलाएं। क्या कहेंगे मुश्तबा? बात ठीक है, मैं भी इससे अग्री हूँ कि मुझे तो लगता है फ़हीम अशरफ पिछले कोई 1-1.5 साल में देख रहा हूँ, डोमेस्टिक में भी बाहर भी जाके खेला, बेहतर परफॉर्म, मैं उसका बड़ा नाकिद मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन हम नाकिद सिर्फ इस हद तक हैं कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे और आप फिर भी टीम में जगह बना रहे, तो मैं करूँगा तनकीद। लेकिन अब वो जस्टिफाई कर रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, नवाज भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन हुसैन तलत कोई रोल जस्टिफाई नहीं हो रहा ना उसका अभी। तो खैर हसन नवाज का भी रोल जस्टिफाई नहीं है। देखिए, अगर फ़हीम अशरफ की बात करें तो पिछले कई मैचेस आप उठा के देख ले तो पाकिस्तान की तरफ से मेन बॉलर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा विकेट अगर देखी जाए पिछले 8-10 मैचेस में देखी जाए, चाहे वो बहुत अच्छी विकेट ले रहे हैं, आप उसका 19वां ओवर देख लें, कितना अच्छा ओवर कराया जहाँ पे हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स रन नहीं रोक सके, उसने वहां पे आके वो बड़ा अच्छा ओवर निकाला। फिर अभी पिछले मैच में उसने 4 विकेटें ली। तो फ़हीम अशरफ अपनी जगह को जस्टिफाई जरूर कर रहे हैं। हुसैन लियाकत की अगर हम हुसैन लियाकत की बात करते हैं तो सॉरी हुसैन तलत की, तो हुसैन तलत जो है वो उस तरह का प्लेयर भी ये बात ज्यादा अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा इंशाल्लाह वो भी आएंगे एक दफा, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। नहीं, लेकिन ये जो आपने साथ का देखे हसन कहा है उन्होंने कि जस्टिफाई नहीं कर रहे। जी मुस्तफा, हुसैन तलत की अगर हम बात करते हैं तो हुसैन तलत जो है वो पीएसएल की हद तक तो ठीक है, मतलब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर उसको खिलाते हैं, आप उसको बेशक वन डाउन खिलाएं, ओपनर खिलाएं, वहाँ पे मसला नहीं है, वो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वहाँ पे वो खेलेगा भी, परफॉर्म भी करेगा। लेकिन जब टीम में आता है तो मोहम्मद नवाज भी आपके पास ऑलराउंडर है, आपके पास इसके अलावा फ़हीम अशरफ ऑलरेडी ऑलराउंडर है, तो आप क्यों ना ऐसे प्लेयर को मौका दे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की हसन नवाज की, उससे ज्यादा अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको जगह उसकी वो जो जगह उसको डिजर्व करता है, जो मतलब तीसरे चौथे नंबर पे उसकी बैटिंग जब बनती है वहां पे अगर उसको दे तो वो परफॉर्म ना करे, फिर आप उसको टीम से ड्रॉप करें। लेकिन आप उसको इतना नीचे परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, जब 6वें-7वें नंबर पे जब सारा प्रेशर आ जाता है, जब रन रेट रिकॉर्ड रन रेट 10-12 से ऊपर चला जाता है, फिर आप उसको जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके छक्के चौके मारे और वो पाकिस्तान को मैच जीते। तो ऐसा हर प्लेयर
में इतना कैलिबर नहीं है कि वो कैरियर के स्टार्ट में इतना आके कर सके। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा तो अपनी गलतियों से सीखेगा। लेकिन आपने उसको बाहर कर दिया और उसकी जगह हुसैन तलत को खिला दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं प्लेइंग 11 में होता, प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी होती तो मैं यही कोशिश करता कि हुसैन तलत, जब आपके पास 2 ऑलराउंडर हैं ऑलरेडी, फ़हीम अशरफ और नवाज, तो आप किसी प्रॉपर मैं तो बैट्समैन को बल्कि खिलाते। कामरान गुलाम या हसीबुल्लाह में से किसी एक को इन वो करता। देखिए, क्या कहेंगे इस टाइम? मैं आपको बताऊं कि जिस हसीबुल्लाह तरह के पास आपके पास ऑप्शन था, आप उसको खिला सकते हैं। आपके पास हसन नवाज का ऑप्शन है, आप उसको खिलाएं बजाय कि हुसैन तलत उसको खिलाएं। मैं आपको बताता हूं कि हम ये गलती आज से नहीं कर रहे, हम ये गलती 2023 के बाद से आज 2 साल हो गए कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैवीली ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग सही है। ऑलराउंडर है चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आपको ना बड़ी ये जो छोटी टीम्स हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, इवन साउथ अफ्रीका की इस टीम के खिलाफ भी सोल्यूशन नज़र आ जाएगा, कहीं ना कहीं कोई बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा, कोई बैटिंग। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, आप उनसे मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज बैटर उस टाइम नहीं होता, स्पेशलाइज बॉलर नहीं होता। वो जो रेलू बेहतरीन कट्टा होता है ना, वो आपको बड़े मैच में तबाही के दहाने पे ले जाता है। सो आपको ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली साइकी है ना, इससे निकलना होगा। इट्स नॉट पीएसएल, ये एक इंटरनेशनल लेवल की गेम है और इसमें आपको स्पेशलाइज्ड बंदों के साथ जाना होगा। इवन बड़े मैच में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप साइम अयूब को कहें कि भाई तूने बॉलिंग नहीं करनी, हमें तुम्हारे बल्ले से 60-70 रन चाहिए। अगर बल्ले से 60-70 रन देना है तो तुम्हारी टीम में जगह होगी, नहीं तो हम करते ये है कि उधर से वो फेल होता है, हम उसको बॉलिंग दे देते। जब तक आप स्पेशलाइज्ड लोगों को नहीं लाएंगे, आप बड़े अरीना में, बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अब एक तो आपने ये स्पेशलाइज वाला जो मामला, बिल्कुल मैं आपकी बात से 200% अग्री हूँ। मैं हूँ, शाकिर है, आप है, मुस्तफा, हम तो कह रहे हैं, इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रही, हमारी क्रिकेट के जवाल की रीज़न बनी हुई है, आधा तीतर और आधा बतीर। अच्छा, हम कोई ऑलराउंडर ऐसा भी तो निकाल के नहीं ला रहे हसनैन डोमेस्टिक से कि जैसे वो अचानक आया और कह दे जी ये है अब्दुल रज़ाक सानी, इससे हम खिला सकते हैं, ये हम कोई ऐसा ऑलराउंडर भी तो नहीं निकाल मैं आपको रहे। बताता हूँ, अभी आपके पास फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है, इवन वसीम भी ऑलराउंडर आप कर लें या हुसैन तलत भी कर मेरा लें। ख्याल है Problem- अब्बास अब्बास आफरीदी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अभी फ़हीम परफॉर्म कर रहे हैं, नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसी साउथ अफ्रीका की ए टीम आ जाएगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाएगी, इंडिया की टीम आ जाएगी, ये स्ट्रगल करेंगे। वाई स्ट्रगल करेंगे? मसल मेमोरी नहीं होती है। आपने ये करना है फोकस होके 6-7 महीने कि अगर कोई भी टीम सी या डी लेवल की टीम भेजे ना, आप उसको सही करके मारें। आप उनके घंटा खिलाफ लगाएं। 3 या बहुत 4 अच्छे। वन साइडेड मैच जीतेंगे ना, अगली दफा वो बहुत अपनी ए अच्छे। टीम भेजेंगे। बहुत जब वो ए टीम भेजेंगे, आप उनके खिलाफ अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करके बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बस ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी देर से इस पे डिस्कशन नहीं होती। अब शाकिर बार बार कह रहे थे ना कि देखें वो टीम ज़रा ऐसी आ गई, बी आ गई, सी आ गई। भैया आ गई तो आ गई, उन्होंने भेज दी, उनकी मर्जी। आप इनको 300 रन लगाएं ना, 350 रन लगाएं, पता चले उन्हें 150 पे आउट करके भेजें ताकि उनकी रैंकिंग भी ख़राब हो। वर्ल्ड रैंकिंग ख़राब होगी ना उनकी तो खुद ब खुद वो आ जाएंगे घुटनों पर और ठीक टीम भेजेंगे। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया आती है, वो पूरी तैयारी के, वो नहीं करते ये काम कि वो टीम ऐसी भेज दें कि वो हार के चले जाएंगे, वो मेहनत। और इंग्लैंड के भी जो प्लेयर्स आते हैं वो टॉपेस्ट प्लेयर्स होते हैं, वो जीतने आते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 300 भी नहीं लगा पा रहे, वनडे में नहीं लग रहा तो 200 तो उसकी दूर की बात है कि T20 में लगा देंगे। असलान, मुझे लगता है कि वो क्यों मजबूत टीम भेजेंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान टूर को रखा है इसलिए कि अपना फ्यूचर डेवलपमेंट, अपना जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के खिलाफ वो कर लेते हैं। उन्हें पता है कि जितना पोटेंशियल पाकिस्तान की टीम का है उसके मुताबिक हमें अपनी टीम भेजनी है। एक तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा, उनका एक बेंच स्ट्रेंथ जो है उनकी तैयार होती रहेगी, और यही एक वजह है। वरना जब वो इंडिया आते हैं तो कभी अपनी बी टीम के साथ नहीं आते, अभी ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका वाले या न्यूजीलैंड वाले एमन। तो हमें अपने, मेरा ख्याल है, घर को बेहतर करना होगा। हम जब खुद स्ट्रांग होंगे, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो टीमें मजबूत ही आएंगी। लेकिन उन बोर्ड्स ने, हम जब कहीं जब जा रहे होते हैं बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, तो हम भी तो वही टीम भेज रहे होते हैं ना, हमने भी तो नए लड़के भेजने होते हैं, वहां ट्राई करते हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान का टूर अपने फ्यूचर टैलेंट को ट्रायल एंड टेस्ट के लिए मेरे ख्याल में रखा हुआ है। हाँ, जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, हम कोई टूर्नामेंट जीतेंगे, हमारा भी नाम बनेगा। मैं आपकी इस बात से ऐसे अग्री हूँ शाकिर कि जब हम टेस्ट मैचेस खेलते थे मिसबा की क़यादत में, वो बहुत सारे लोगों को ये बात शायद ना पसंद हो, लेकिन मिसबा की क़यादत में टेस्ट मैच खेलते थे, यूनुस होता था, अजहर अली होता था, और ये सारे बॉलर हमारे पास शानदार होते थे। कोई हिम्मत नहीं करता था कि एक भी प्लेयर नया डाल दे।
कोशिश करते थे नहीं या भाई ये टीम ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, तो इसके एक चीज़ बहुत अच्छी कही है हसनैन कि भाई आ गई तो आ गई टीम, आप उसका फेंटा तो ऐसा लगाएं कि दूसरी बार वो भेजते हुए 10 बार सोचे कि नए लड़के नहीं भेजने, भाई यहाँ पे सही टीम भेजोगे तो जीतेगी वरना रैंकिंग खराब होगी। एक ब्रेक के बाद लास्ट सेशन का हम जरा आज के मैच की सारी डिस्कशन और फ़खर जमान को लेकर थोड़ी सी बात करूंगा। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, मैंने कहा था जरा बात करेंगे हम फ़खर जमान, हमारी ऑन द डे सिलेक्शन। अच्छी बात है कि आप एक मैच जीते, बीच का मैच था, बहुत सारे लोग कह रहे थे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। मैंने ये ऑलरेडी सोचा हुआ था कि देखें बतौर बॉलर अगर कोई कैप्टन होगा तो थोड़ी एग्रेसिव और डिफरेंट सोच होगी उसकी, वो लाजमी अपनी बॉलिंग टेस्ट करेगा, वो कहेगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करूं ताकि ये हमेशा से रहा है पाकिस्तान में जब बॉलर्स कैप्टन रहे हैं तो वो महदूद या डरे हुए सहमे हुए माइंडसेट पे नहीं, ये पाकिस्तान की रिवायत है। मैं तो हिस्ट्री की वजह से कह रहा था और दो सीनियर दोस्त हजरात मौजूद हैं, ये भी इस पे बात कर सकते हैं। फ़खर जमान, हसनैन, कल हम डिस्कस करते कि यार फ़खर को कौन बताएगा कि 45 के बाद 50 कैसे करने हैं, मतलब अरसे से उसको कोई बताएगा। अब ये एज है फ़खर की 17 साल की क्रिकेट इंटरनेशनल के बाद कि आपको कोई बताए क्या कर रहे हैं आप, और इन पिचेस पे जहां आप हमेशा से बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। देखिए हम गलती ये कर रहे हैं कि हम जब किसी को चांस देते हैं, चाहे साइम है, फ़खर है, बाबर है, तो हम उसको आंखें बंद करके चांस देते हैं। जब काफ़ी अरसा हो गया है, रमीज़ राजा को सुन लें, उरूज को सुन लें, किसी को भी सुन लें, हमें सुन लें, जी फ़खर मैच विनर है, फ़खर ऑन इस डे पता नहीं क्या कर लेगा क्या कर लेगा। द पॉइंट इज़ कि जब आपका मैच विनर रन्स नहीं कर रहा है तो आप उनको इस तरह की सीरीज़ में 1-2 मैचेस बाहर बैठा के रेस्ट दें। जब आप उनको रेस्ट देंगे तो वो डेफिनेटली उनको भी एक थॉट प्रोसेस है उनके नया अंदर, लड़का स्कोर लगा गया तो जो नया लड़का स्कोर लगाएगा तो वहाँ पे आके, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी ने हम जब पिंडी वाला T20 था उन्होंने 42 रन दिए या 40 रन दिए, अगले मैच में सलमान मिर्जा ने आके 3 विकेट लिए, बहुत कमाल। उसके बाद आके शाहीन को भी ये हुआ यार कि ये तो मेरे स्पॉट को थोड़ा सा लड़का जो है ना तंग कर रहा है, तो अगले मैच में शाहीन ने कहा नसीम को बैठाया ना जरा मैं आता हूँ, शाहीन ने आके 3 विकेट लिए। सो ये कंपटीशन क्रिएट करने की जरूरत है। जब आप किसी शख्स को बाहर बैठाएंगे 2-3 मैचेस के लिए, एक तो उसको रेस्ट मिल जाएगा, वो जो मेंटल ब्लॉक है उसमें से वो बाहर होगा, दूसरा एक कंपेटिटिव लेवल भी होगा ना। बाबर आजम को जब आपने बाहर बैठाया था तो कामरान गुलाम ने ऊपर से आके सेंचुरी लगाई थी, तब जाके बाबर आजम को एहसास हुआ यार कि मेरा बैकअप भी पीछे मौजूद है। सो बैकअप को भी आपने बनाना है और साथ उसको रेस्ट भी देनी है। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके साइम हमारा मैच विनर है, फ़खर जमान हमारा मैच विनर है, बाबर आजम हमारा मैच विनर है, ये कुछ करें ना करें हमने इनको मैच देने। भाई अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको बाहर भेज दें, इनको रेस्ट दें, इनको डोमेस्टिक में भेजें, इनसे परफॉर्म करवाएं, वापस लेके आएं, क्योंकि ये आपके मैच विनर है। बहुत ज़बरदस्त। ये शाकिर यही चीज़ फ़खर को देख के मैं, आप उसको कब से कवर कर रहे हैं, हसनैन कवर कर रहे हैं, अब फ़खर को तो कोई नहीं बताएगा ना 50 रन कैसे करते हैं, 50 को 75 यानी बड़ी 50 में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बड़ी 50 को 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 25-25 की गेम तो हमें बचपन में कोचेस बताते थे कैसे खेलनी है, फ़खर को कौन बताएगा कि भाई 45 हो गए, रुक जा भाई, एक छक्का लग गया है तो जरा रुक जा। फ़खर का जो जितना भी हमने उसकी क्रिकेट देखी है, जितना भी उसका स्टाइल रहा है, वो इज अ वेरी रिस्की बैटर। जो रिस्की बैटर होते हैं उनकी इनिंग्स हैं या तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, जिस तरह उसकी डबल सेंचुरीज हैं, जिस दिन उसका रिस्क चल गया वो चल गया, तो ज्यादा सस्टेनेबिलिटी उनकी बैटिंग में नहीं हुआ करती। फ़खर को अब आपकी बात ठीक है, कितनी अरसा क्रिकेट खेलने के बाद उसको मेच्योरिटी आनी चाहिए। मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि फ़खर हमने पिछले रिसेंट पास्ट में जो मोस्ट इम्पैक्टफुल T20 हमारा बैटर था फ़खर था, और हमने उसको T20 सीरीज में रेस्ट दी। अगर आपको रेस्ट ही देनी थी तो आप उसको वनडे में दे देते। और माइक हसन ने जब पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने उससे यही बात पूछी, मैं फ़खर को कैसे आप कहता उसकी कोई टेक्निकली कोई गलतियां हैं तो वो जाके ठीक करना चाहता है, तो उसको हमने टाइम दिया है। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है। बहरहाल फ़खर को जिस लेवल पे वो है, आप और मैं या कोई कोच उसको अब नहीं समझा सकता, तो ये शायद वो अपना नेचुरल स्टाइल भी नहीं चेंज करना चाहता, और यही उसका नेचुरल स्टाइल है, इज अ रिस्की प्लेयर। और रिस्की प्लेयर बहरहाल ट्रैप हो जाता है जब बड़ी टीमें आती हैं, जो अच्छे माइंड सेट के कैप्टन होते हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप 40-50 के करीब जाते हैं तो आपने 2-4 शॉटें ऐसे खेली होती हैं कि उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पर इसका प्रॉब्लम है, यहाँ से पकड़ लो और वो पकड़ा जा रहा है। तो हाँ ये अग्री, मैं इस बात से आपकी अग्री। मेरा ख्याल है, समझता हूँ कि ये फ़खर या तो यही स्टाइल खेलेगा, अगर ये इसने अपना नेचुरल स्टाइल छोड़ दिया बहुत, तो फिर शायद वो फ़खर का जो हमें इम्पैक्ट रहता है टीम में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। बाबर को देख के थोड़ी सी बात कर रहे थे हसनैन, ऑफ द रिकॉर्ड आज भी हम देख लें तो जल्दी चले गए, कल भी जल्दी चले गए, आउट हो गए 2 बार यके बाद दीगरे।
बाबर मौका होता है स्पिनर को, कभी बड़ा अच्छा खेलते हैं, कभी स्पिनर खेला नहीं जाता, क्या कोई टेक्निकली कोई इशू है इसमें? देखिए, मौका भी था, दस्तूर भी था आज, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे आए थे जिस पोजीशन पे वो T20 क्रिकेट में खेला करते थे तकरीबन ओपनर। क्योंकि आपके जो फ़खर जमान थे वो तो पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाबर आएगा, बाबर चौका भी लगाएगा, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर आई थिंक वो जो कंसंट्रेट करते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, उसकी वजह से वो आउट होते हैं। आज मैं ये समझता था कि बाबर आजम के पास एक सुनहरी मौका है, बड़ा और स्कोर लगाएंगे। हमने T20 में भी देखा अरसलान साहब, दूसरे T20 में कि बाबर आए, बाबर आके इनिशियल ओवर्स में सेटल्ड हुए। अच्छा, जब वो स्पिनर को कैसे अच्छा खेल गए? सारे कह रहे थे हम स्पिनर नहीं एग्जैक्टली खेलेंगे। क्योंकि वो सेटल थे। वो जब फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट एक दफा सेटल हो जाते हैं, उनको पता होता है मेरे 30 35 40 स्कोर आए हुए, उसके बाद वो रिस्की स्कोर भी लगाते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। और आज भी उनके पास एक सुनहरी मौका था कि वो आते यहाँ पे परफॉर्म करते। ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है। जब ये ओडीआई सीरीज स्टार्ट हुई थी, उनकी एवरेज 54 की थी। आज से 1.5 साल पहले उनकी एवरेज 60 की थी। वो करते करते 54 अब 53 पे आ गई है। आज वो 53.50 पे आ जाएगी। अगर यही हिसाब रहा तो फिर बाबर शायद यहाँ पे भी बिलो 50 चले जाए। यहाँ पे स्टेप अप करना होगा। बाबर के पास इनफ टाइम है सर। आप 150 गेंदे ले लें आज, आप अगले मैच में 150 गेंदे ले लें। वनडे में कोई कुछ नहीं कहेगा, स्ट्राइक रेट का भी इशू नहीं। एग्जैक्टली, एक दफा आप अपना 100 करें। जब आप 100 करेंगे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर एज ए प्लेयर वो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस कमी। अच्छा, क्या स्कोर करेंगे आज हम हसनैन? मेरे हिसाब से जिस तरह जा रहे हैं तो 250 ही लगता है मुझे। क्या कहते हैं शाकिर, क्या स्कोर कर सकते हैं आज हम? मेरा ख्याल है 260 स्कोर विनिंग टोटल होगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अगर इतना कर जाता है तो मैच बचा जाएगा। विनिंग टोटल कैसे yes, सर? yes. सेकंड इनिंग की जो बॉलिंग है वो तो ड्यू नहीं होगी। देखे ना, अब कैप्टन ने अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाई है और वो अपनी बॉलिंग को टेस्ट करेगा तो जान भी मारेगा, और उसको इतना मार्जिन आप दें कि जब आप 3 मैच की सीरीज खेल रहे होते हैं तो दूसरा मैच कैसे, पहला अगर आपने जीता तो दूसरा मैच ही आपके पास होता है थोड़ा सा अपनी हाउस को ऑर्डर करने के लिए, अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि शाहिन की एक बात मुझे अच्छी लगती है, इज एन अटैकिंग और दिलेर। वो तो आज मुझे उसकी अप्रोच से बहुत अंदाजा हो। मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, आप चेंज करें, डरना किस चीज का है, चेंज करें ना, ये चेंजिंग करें। हम तो हमेशा कहते थे आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, आपकी स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग थी, आप डरते डरते स्पिनर पे आ गए। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। हसनैन लियाकत साहब का बहुत शुक्रिया, मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।